हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ इश्क गुलाबी भाग 3 एवं 4। और बता डॉक्टरनी क्या कर रही है? परीक्षिता फोन को लेकर बेड पर लेटते हुए बोलती है। कुछ नहीं, क्या करूँगी, कॉलेज से आई हूँ अभी। सोफी अपने कंधे पर से बैग उतारते हुए बोलती है। और अब चेंज करने के लिए कमरे में आई थी कि तभी तुम्हारा फ़ोन बजने लगा। अच्छा सोफी सुनना। क्या? सोफी अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाते हुए बोलती है। तेरे कॉलेज में कोई हैंडसम सा मुंडा है, एकदम स्मार्ट सा, इसे देखते ही मैं फिजा हो जाती। परीक्षिता एक्साइटेड होते हुए बोलती है। परी तो किसी दिन ना अच्छे से पिटेगी मेरे से। ये बता तू क्या कर रही है अभी? अब तो तेरे मास्टर्स भी खत्म हो गए हैं। और क्या करूँगी? डैड के पैसों पे ऐस। अभी बताती हूँ अंकल को फ़ोन करके। बता दे फ़ोन करके। अच्छा छोड़, सोच रही हूँ अंकल को छोड़कर आंटी का नंबर मिला दे रही हूँ। आंटी का नंबर बताना ज़रा। देख सोफ़ी, बात हमारी दोस्ती पर आ जाएगी। क्या हुआ, सारी हैदरी निकल गई ना आंटी के नाम पर? कोई हैगरी वैगरी निकला है, ठीक है? मैं डरती नहीं हूँ अपनी मम्मा से। वो तो तेरी शक्ल देखकर पता लग रहा है। चल अब मैं रख रही हूँ, मुझे चेंज करना है। रुक रुक रुक, मेरे पास कब आ रही है? अभी क्या करने आऊँगी परी, कोई फेस्टिवल होगा या कोई छुट्टी होगी तो देखेंगे। तो अब तुम मुझसे मिलने के लिए छुट्टी और फेस्टिवल का इंतजार करोगी? परी तू जानती है ना मेरा कॉलेज रहता है, बस ये लास्ट ईयर है। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करूँगी, उसके बाद अपना हॉस्पिटल। हाय रे मेरी डॉक्टरनी, तू ही मेरा नाम रोशन करेगी। परीक्षिता मोबाइल पर ही उसका नज़र उतारते हुए बोलती है। बस बस हो गया दादी अम्मा, जाना मुझे चेंज करने देना। नहीं, यानी बाद में कर लेना, पहले तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो 2 महीने तक मेरे पास रहने आएगी। तू कभी मेरे घर तो नहीं आती है। अब तो हमारे बीच तेरा मेरा करेगी। परीक्षिता मासूम सा शकल बनाते हुए बोलती है। मैं तो चली जाऊंगी तुम्हारे घर, लेकिन तू तो जानती है ना शरद को, वो तैयार ही नहीं होता तेरे घर जाने के लिए। परीक्षिता परीक्षिता अपना मजबूरी बताती है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं है। सोफी भी उसे औकात दिखाती है। हैं निकम्मे? बताओ, निकम्मा बोलकर भी किसी को इतनी इज्जत दिया जाता है? पागल है तू, दिमाग मत का, फोन रख। अरे इसमें फोन रखने वाली कौन सी बात हो गई है? जो तेरे पास ही वो मेरे पास है, मेरे सामने चेंज कर ले। पागल हो गई तू परी सच में। बाय। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकना सोफी। क्या हुआ? एक किस देना मुझे। परी तू पागल है, इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है सोफी? क्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे को मोबाइल पर किस कर सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं कर सकते हैं? देख अगर तू किस नहीं देगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है हो जा, मैं रख रही हूँ। मैं देखती हूँ कितनी देर तू नाराज होकर मुझसे रहती है। सोफी का जवाब सुनकर परीक्षिता का मुंह बन जाता है। तू बहुत मेरे प्यार का गलत फायदा उठाती है। तू इतनी करती क्यों है मुझसे प्यार? ये प्यार ज्यादा किसी अपने मजनू पर लुटा दे। नहीं है कोई मेरा मजनू,
अगर कोई मेरा मजनू रहता तो तुझे ना थोड़ी पूछती। अब तो दे रही है किसकी नहीं ये बता। ठीक है ले। सोफी मोबाइल को स्क्रीन के अपने करीब लाकर किस करती है। अब तो खुश। बोलते हुए मोबाइल अपने चेहरे के सामने से हटाती है, लेकिन सामने स्क्रीन पर शरद को देखकर उसके हाथों से फोन छूटते छूटते बजता है। परीक्षिता की हंसने की आवाज उसके फोन पर वैसे ही सुनाई दे रही थी। वो झट से कांपते हाथों से मोबाइल से फोन का कॉल कट कर देती है। इधर शरद शौक में खड़ा था। वो अभी कमरे में आया था और परीक्षिता ने उसे अपना फोन पकड़ा दिया था। शरद भैया, कैसा लगा? मजा आया? रुक रुक, मैं भी तुझे बताता हूँ, मजा चखाता हूँ। शरद मोबाइल बेड पर फेंक कर उसे मारने के लिए दौड़ता है। वो चीते की फुर्ती से भागती है। पूरे घर में दोनों भागम दौड़ कर रहे थे। अगर परीक्षिता पकड़ाती तो सच में उसका थप्पड़ खाना तय था। परीक्षिता भागते भागते नीरज के कमरे में घुस जाती है। गेट खुलने से धानी हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है। नीरज भी उसे हैरानी से देख रहा था। शरद भी दौड़ते हुए कमरे में आता है। क्या 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 हुआ तुम दोनों को? डैड डैड डैड, बस आज बचा लो। क्या हुआ? भाई मुझे मार रहे हैं। अच्छा, अभी तुझे भाई बुला रही है? हाँ, अभी तो मुझे भाई बुला रही है। हमेशा शरद कहती है और अभी भाई बुला रही है। कितना भी तू आज भाई बोल ले, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुझे। परीक्षिता नीरज के पीछे छुपकर उसके सामने नीरज को गोल गोल घुमा रही थी। पापा, आप हटिए बीच से। नहीं डैड, अगर आप मुझसे प्यार करते तो नहीं हटेंगे आज। अरे लेकिन किया क्या है इसने? धानी सवाल करती है। माँ, इसने पता है आपको? बोलते बोलते शरद की जुबान रुक जाती है। धानी को क्या जवाब दे, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, सोचता ही नहीं है। हाँ हाँ, बताओ बताओ मैंने क्या किया है? फालतू में मुझे दोहरा दोहरा कर मार रहे हैं। क्या हुआ शरद? कुछ कुछ नहीं पापा। और तू तू मुझे बाहर मिल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब पकड़ के तो दिखाओ, बड़े हैं मुझे मारने वाले। परिचिता मुस्कुराते हुए बोलती है। शरद चुपचाप चला जाता है। क्या किया है तूने? क्यों परेशान करती है उसे? डैड, आपको भी मेरी ही गलती दिखाई देती है ना? हाँ, क्योंकि तू बहुत शैतान हो गई है। परी बरी हो गई हो थोड़ी तो मैच्योर बनो। डैड, नहीं बनना है मुझे मैच्योर। मैं ऐसी ही खुश हूँ और आपके लाडले का घर बसाने के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, जब हो जाएगा तब मैं बता दूंगी आपको। वैसे आप दोनों कंटिन्यू हो जाइए। परीक्षिता कमरे से बाहर निकल जाती है। धानी और नीरज देखते रह जाते हैं उसे। देख रहे हैं अपनी बेटी का लहजा? हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो क्या करूँ बताओ? मारूं उसे? सुधर जाएगी? और मैं उसे मारूंगा तो क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं, जा, मुझे अकेला रहना है। सुनिए ना धानी, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। और क्या करेंगे आप अकेले रहकर? कुछ भी करूंगा। मैं अपने घर में थोड़ी देर अकेला भी नहीं रह सकता हूँ। नीरज गुस्से से बोलता है तो धानी की आंखों में लालिमा छा जाती है। उसके आंखों में आंसू देखकर नीरज गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करता है। धानी प्लीज, अब तुम आंसू मत बहाने लग जाना। बहुत परेशान हूं मैं।
और हम आपको परेशान नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी है। क्या बताऊँ? क्या करूँ? तो परेशानी का अंत कीजिए ना, उससे एक बार बात कीजिए ना। पागल हो तुम? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं। हमें बस आपकी ज़िंदगी में शांति चाहिए। अपनी ज़िंदगी में हर कोई शांति चाहता है धानी, लेकिन आने वाले तूफान को कोई नहीं रोक सकता है। और वो तूफान धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। आप एक बार उससे जाकर बात कीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है धानी, मैंने कोशिश नहीं किया होगा? वो उस नफरत को मन में पाल कर बैठ रहा है जो कभी मेरे मन में था। मेरे मन में तो झूठा नफरत था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन उसके मन में जो नफरत है वो सच्चा है। मैं उस चीज़ को झुठला नहीं सकता हूँ। अब जो है यही ज़िंदगी है, इतना मत सोचो। मैं ठीक हूँ। धानी आगे बढ़कर उसके सीने से लग जाती है। मुझे पता है आप बस हमें दिखाने के लिए खुद को ठीक बता रहे हैं। हमें आपके जीवन से सारी परेशानी को दूर करके ही रहेंगे। धानी मन ही मन सोचती है, ये तो बस शुरुआत है परेशानियों का, नहीं रह सकते ना। आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, द महान नीरज सक्सेना के साथ। भाई, महान कैसे बनना है तुम्हें पता है? नहीं पता है? रुक मैं बताता हूँ। किसी विधवा औरत के माथे में सिंदूर डाल दो, दुनिया आपके सारे बुरे कर्म भूल जाएगी। सुनना खुराना। एक नौजवान शराब का घूंट भरता हुआ बोलता है। सुनना, कोई विधवा को पकड़कर लाना। मैं भी एक ड्रामेटिक शादी करता हूँ और दुनिया की नज़रों में महान बन जाऊंगा। तो निभा पाएगा शादी? खुराना उठकर उसके पास आते हुए बोलता है और अपना ड्रिंक का गिलास उसे पकड़ा देता है। नीरज सक्सेना से तो ज़्यादा अच्छे से ही निभाऊंगा। कम से कम किसी के प्रति लॉयल तो रहूंगा, यूज्ड बनकर तो नहीं रहूंगा ना। अच्छा, बताएगा तू? नहीं बता सकता हूँ। जो तू जानना चाहता है ना, नहीं बता सकता हूँ कि मैं क्यों उस नीरज सक्सेना से नफरत करता हूँ। मत बता, तेरी ये सैड स्टोरी जानने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल अब मैं निकलता हूँ। निहाल सोफे पर से अपना ब्लेजर उठाकर पहनते हुए बोलता है। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जाऊँगा, घर जाऊँगा। तुम्हारी तरह अकेला दुनिया में थोड़ी ना रहता हूँ, मेरे माँ बाप है। निहाल की बात सुनकर निधांस के चेहरे पर दुख की लकीरें आ जाती हैं, लेकिन एक पल में वो खुद को सामान्य कर लेता है। तो तेरे पास कुछ खास नहीं है? माँ बाप हर किसी के पास होते हैं। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ मेरे पास कुछ खास है? घर नहीं जाऊंगी तो मम्मी सुना सुना कर रात जरूर खास बना देगी। चल मैं निकलता हूँ। कब मिलेगा फिर? नेक्स्ट वीक तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीक मैं यूएस जा रहा हूँ, उसके अगले हफ्ते वापस आऊँगा, तब देखते हैं क्या करेगा खुराना इतना पैसा कमाकर। अब क्या बताऊँ निधांस, बाप ने पढ़ाकर पैसे खर्च कर रखे हैं, तो पैसे तो कमा कर देने होंगे ना। निहाल अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी जेब में रखता हुआ बोलता है। चल, जब भी पीने का मूड हो बुला लेना। आराम से जाना, ड्राइवर को कहूँ छोड़ देगा।
निहाल मुस्कुरा देता है। निहाल खुराना कभी भी अपना होश नहीं गंवाता है। अभी भी 2 बोतल पीने की कैपेसिटी रखता हूँ, लेकिन तेरा आज का दुख का कोटा तो पूरा हो गया, खुशी का सेलिब्रेशन भी पूरा हो गया। अब जब भी कोई दुख या खुशी का हो सेलिब्रेशन तो याद कर लेना। चल जा यहाँ से, ज़्यादा डायलॉगबाजी मत कर। खुद तो मेरे साथ पीने के लिए पागल रहता है, मुझे डायलॉग बोलकर दिखा रहा है। मितांशु धक्का देते हुए बोलता है, तू तो मेरा जिगरी यार है यार। निहाल उसे गले से लगाते हुए बोलता है, लगता है ज़्यादा तुझे चढ़ गई है, निकल यहाँ से। बताओ, कोई निहाल खुराना को बेइज्जती कर रहा है और निहाल खुराना सुन भी रहा है। देख, ज़्यादा बकवास किया ना तो निहाल से खुराना अलग कर दूंगा और खुराना से निहाल अलग कर दूंगा। इम्पॉसिबल, ये दोनों तो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। गया यहाँ से। निहाल मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है। निधांश उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। ऊपर रेलिंग पर खड़े हुए रावत साहब निधांश की हर हरकत को देख रहे थे, जिन्हें देखकर उनका बस खून जल रहा था और वो खून जलाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। चलिए नीचे, खाना खा लीजिए ना। भूख नहीं है धाने, जाओ तुम लोग खा लो। नीरज अपनी आंख बंद करते हुए बोलता है। आज उसे अपने पिता के दर्द का एहसास शिद्दत से हो रहा था। आपके नहीं खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ही कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए इंसान को खाना नहीं छोड़ना चाहिए। आप नहीं खाएंगे तो माँ जी भी भूखी रह जाएगी। चलिए। धानी उसका हाथ पकड़ कर उठाती है। आराधना जी के बारे में सोचकर नीरज भी उठकर नीचे आ जाता है। 2 साल पहले कार्डियक अटैक की वजह से अरविंद जी सबको छोड़कर किसी और दुनिया में चले गए थे। उम्र तो नहीं थी जाने की, लेकिन जाने वाले को कौन रोक पाया है। शायद वसुंधरा जी के लिए उनकी तरफ जल्द ही उनके पास पहुंचा दिया होगा। अपने पिता के जाने के बाद वो बहुत टूटा था। उनके दुख का, अपनी गलती का, हर किसी चीज़ का उसे एहसास हुआ था, लेकिन अरविंद जी ने उसे कभी भी दोषी माना ही नहीं था। खैर, वो एक बुरा वक्त था जो बीत गया। किसी के जाने के बाद दुनिया रुकती नहीं है, और अरविंद जी के जाने के बाद भी दुनिया नहीं रुकी थी। सब अपने जीवन में आगे बढ़ गए थे, लेकिन आराधना जी कुछ ज़्यादा ही अकेली हो गई थी। इसलिए नीरज ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समय देता था। वो उन्हें खिलाए बिना खाती नहीं थी। जब तक रात को वो 1 घंटे बैठकर आराधना जी से बात नहीं कर लेता था, वो सोती तक नहीं थी। नीरज नीचे उतरता है तो हमेशा की तरह आराधना जी उसका इंतज़ार कर रही थी। कब से मैं खाना बनाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तो आप मेरा इंतज़ार क्यों करती है? खाकर सो जाया करिए ना। तुम्हारे बिना खा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आइए बैठिए। नीरज उन्हें दोनों बाजू को पकड़ कर कुर्सी पर बिठाता है और उनके सामने प्लेट लगाता है। तुम क्यों प्लेट लगा रहे हो? मैं लगाती हूँ ना। नहीं, बैठिए। और किस किताब में लिखा हुआ है कि माँ ही बच्चे को खाना खिला सकती है? क्या बच्चे माँ को नहीं खिला सकते हैं? और इतने सालों से तो आप मुझे खिला रही है ना, तो क्या एक दिन मैं आपको नहीं खिला सकता हूँ? डैड, दिस इज़ नॉट फेयर, ओके? आप जो सोच रहे होंगे कि आप अपनी मम्मी को खाना खिला रहे तो मैं आपको खिलाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे भी आपको ही खिलाना होगा। परीक्षिता अपना पेट सीधा करते हुए बोलती हैं। देता हूँ, तुम्हें भी 2 मिनट टाइम दोगी? हाँ हाँ, 2 मिनट क्या, आप 5 मिनट ले लो। तब तक मैं सोफी से बात कर लेती हूँ।
परीक्षिता अपना मोबाइल निकालते हुए बोलती है। सोफ़ी को मैसेज करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। ये सोफ़ी की बच्ची ना फिर नाराज़ हो गई। परीक्षिता उठकर शरद के पास आती है। भाई, बात नहीं कर मुझसे, ठीक है? भाई, हो गई ना गलती, सॉरी। देखिए, मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए। परी, तुम्हें सच में लगता है कि तुमने गलती की है? अच्छा भाई, मैंने पाप किया है, महापाप किया है, गुनाह किया है, गुनाह। लेकिन घर में तो गंगा जी है नहीं जो मैं नहा कर अपने पाप धो लूँ। अभी के लिए तो सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या काम है तुझे? क्या भाई, आपको लगता है काम के टाइम ही मैं आपके पास आती हूँ? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तू काम के टाइम ही मुझे भाई बोलती है और मेरे पास आती है। मैं तो हमेशा तुम्हारी जुबान पर सरहद ही चढ़ा रहता है। भाई, आप भी ना, आप मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, आप ही तो सब कुछ हो ना। तो आपसे ही मैं दोनों रिश्ता निभाऊंगी ना। अब तूने कर लिया रिश्ता अपना क्लियर, अब बता क्या काम है? मोबाइल चाहिए आपका? क्यों? फॉर्म सबमिट करना है? कैसा फॉर्म है ना भाई? सब कुछ मैं आपको ही बता दूं? दीजिए। अकाउंट नहीं खाली करूँगी जो आप इतना डर रहे हैं। तू ऑलरेडी मेरा अकाउंट खाली कर चुकी है, भूल गई? कल मेरा ही कार्ड लेकर शॉपिंग के लिए गई थी। तुम्हारा कार्ड? लेकिन कल तो ये मेरा कार्ड लेकर गई थी। नीरज किस तरह से कहता है। मैं आप दोनों का कार्ड लेकर गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। लेकिन क्यों परी, तुम शरद के कार्ड के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मैंने तुम्हें दिया था ना कार्ड। डैड, अपने भाई की कमाई पर सिर्फ मेरा हक है। अब हो गया हो आप लोगों का डिस्कशन, तो आप मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। शरद अपना फ़ोन परीक्षिता को पकड़ा देता है। थैंक यू। परीक्षिता उसका फ़ोन लेकर दूसरी तरफ आ जाती है। नीरज निवाला तोड़कर आराधना जी के मुंह में खिलाता है। बस बस नीरज, मैं खा लूँगी। धानी गौर से दोनों को देख रही थी। देखते देखते कब उसकी आंखों में आंसू आ जाते और बहने लगते उसे भी पता नहीं चलता है। धानी, क्या हुआ? बैठो, तुम्हारा ही प्लेट लगा देता हूँ। नहीं नहीं, हम खुद खा लेंगे, आप अपनी लाडली को खिलाइए। धानी अपने आंसू को रोकते हुए बोलती है। हाँ डैड, मैं मोबाइल में ज़रूरी काम कर रही हूँ और आप मुझे खिलाएंगे। और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम कर रही है प्रिंसेस? बहुत ज़रूरी काम है डेरा, आप मुझे खिलाइए। रनावत मंथन। सिखा, सिखा। कुछ साल आते ही शिखा को आवाज़ लगाने लग जाता है। शिखा दौड़ते हुए किचन से बाहर आती है। आप आ गए हैं? हाँ, तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, आज मैं आपका मनपसंद खाना बना रही थी। शिखा, क्या ज़रूरत है? तुम भी अस्पताल से आकर थक जाती होगी ना, आराम कर लिया करो, सर्वेंट कर लेंगे काम। नहीं, मैं तो नहीं थकती हूँ। और फिर सर्वेंट आपकी बीवी थोड़ी ना है। तुम भी ना। और मिस्टर अनावत, बूढ़े आप हुए हैं, मैं नहीं। मैं अभी भी जवान हूँ। अच्छी बात है, रहो जवान। आप बताओ, तुम्हारी बेटी कहाँ है? बेटी को देखोगे तो अपने आप बुढ़ापे का एहसास होगा। कोई बुढ़ापा का एहसास नहीं होगा, सुना आपने? और मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि मैं सोफ़ी की बड़ी बहन लगती हूँ। और तुम उसी गलतफहमी में जीती हो, अपने सफ़ेद होते हुए बालों को नहीं देखती हो। देखिए मिस्टर अनावत, आप मुझे बुरी मत बोलिए, ठीक है? बाल तो सफ़ेद बीबू का भी हो रहा है,
इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा बेटा 20 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया है। हे भगवान, तुमसे तो कोई जीत ही सकता नहीं है। जो मैं जीत पाऊंगा। सोफी कहाँ है? अस्पताल से नहीं आई है क्या? नहीं, अस्पताल से तो कब की आ गई है। अपने कमरे में है, नीचे ही नहीं उतरी है तब से। मैं उसे बुला कर लाता हूँ। ठीक है, जाइए, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। और हाँ, बेबू को भी आवाज़ दे दीजिएगा। ओके। सोफी अपने कमरे से खामोशी से बिस्तर पर लेटी हुई थी। अभी भी उसके सामने फ़ोन का स्क्रीन ही घूम रहा था, जिस पर उसे किस लेते वक्त शरद दिखाई दिया था। वो क्या सोच रहे होंगे ना मेरे बारे में। ये परी की बच्ची बिल्कुल पागल है, कुछ भी कर देती है, सोचती भी नहीं है कि अगले के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। बात नहीं करूँगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगा। सोफ़ी के बगल में रखा हुआ मोबाइल फिर से गनगना उठता है। उसे लगता है परीक्षिता ने मैसेज किया होगा। वो फ़ोन को देखकर नज़र घुमाने ही वाली होती है कि एकदम से शरद का नाम देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो फ़ोन को उठाते हुए अपने आंखों के सामने लाकर लॉक खोलती है। शरद के नाम के साथ कई सारे मैसेज थे। हाय, कैसी हो? क्या कर रही हो? तुम लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया? तुम यहाँ कब तक आओगी? मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। शरद के नाम के इतने सारे मैसेज पढ़कर सोफ़ी झटके से उठकर बैठ जाती है। मैसेज को देखकर उसके हाथ कांपने लगे थे। मैं तो इन्हें कितना शरीफ लड़का समझती थी। ये मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। और ये सब सोचते हैं मेरे बारे में। वो कांपते हाथों से मैसेज टाइप करती हैं। आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? इधर सोफी का रिप्लाई देखकर परीक्षिता की हंसी छूटती है और उसके मुंह से खाना बाहर आ जाता है। अरहम से परी, सॉरी डैड, अब मेरा हो गया, अब आप खा लीजिए। नीरज नैपकिन से उसके मुंह को साफ करता है, जिसे देखकर धानी का मुंह बन जाता है। अब एक काम कीजिए, अपने लाडली को गोद में उठाइए और बिस्तर पर छोड़ आइए। आपकी आपकी बेटी 5 साल की गुड़िया नहीं है जो इतनी देखभाल कर रहे हैं। मैं डैड के लिए 5 साल की गुड़िया हूँ। ओके मम्मा। डैड, मुझे इसमें कुछ ज़रूर डॉक्यूमेंट अटैच करना है। मैं रूम में जाती हूँ। गुड नाइट। ओके। अरे मेरा फ़ोन तो दे दो भाई, 10 मिनट में देती हूँ आपको। परीक्षिता रूम में जाकर फिर से मैसेज टाइप करने लग जाती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा जाने मन, तो किसका इंतज़ार करूँगा? तुम्हें देखकर मेरी सांसें रुक जाती है, धड़कनें चलना बंद हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। सेंड। सरज का मैसेज देखकर सोफी के माथे से पसीना छूट जाता है। क्या हो गया है आपको सरद? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं दिल्ली में एक डॉक्टर को जानती हूँ, नंबर दूँ? वो डॉक्टर नहीं, हर जगह अपना डॉक्टर पाना चालू कर देती है। सोफी का मैसेज देखकर परी का मुंह बन जाता है। वो फिर से मैसेज टाइप करती है। बेबी, मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या लिखूं? हाँ,
बल्कि लबेरिया है, लबेरिया। सोफी। कुशाल की आवाज सुनकर सोफी के हाथों से मोबाइल छूट जाता है। डेटा। वो जल्दी से अपना मोबाइल अपने कोट के नीचे छुपा लेती है। सोफी, तुम ठीक हो? तबीयत तुम्हारी ठीक है? माथे पर पसीना क्यों है? नीचे क्यों नहीं आई हो? हाँ 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 डेडा, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो तो घबरा क्यों रही हो? किसी ने परेशान किया है क्या? कुशाल की बातें सुनकर सोफी के माथे पर फिर से पसीना आ जाता है। टेल मी, कौन है वो? डरने की जरूरत नहीं है, तुम नाम बताओ। कोई 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 नहीं है डैडा। तो फिर तो इतना घबरा क्यों रही हो? वो डैडा, मैंने आज आज मेडिकल में एक डेथ होते हुए देख लिया था। अच्छा। कुशाल गिलास में पानी लेकर उसे पकड़ाता है। तुम्हें तो अभी ऐसे ऐसे बहुत सारी सिचुएशन देखने हैं ना। डॉक्टर की लाइफ आसान नहीं होती है। और तुम इतनी सी बात तक घबरा रही हो? कुशाल उसके बगल में बैठकर हाथ पकड़कर बोलता है, तो वो खिसक कर उसके सीने से लग जाती है। टेरा, उसके फैमिली वाले बहुत रो रहे थे। कोई हमें छोड़कर क्यों चला जाता है? क्योंकि इस दुनिया का यही रोल है। दादी को मिस कर रही हो? सोफी अपने कमरे में टंगे हुए सुमित्रा जी को तस्वीर की तरफ देखती है, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। चलो, ये सब छोड़ो। तुम्हारी जवान मम्मा तुम्हें बुला रही है। डैडा, आप भी ना हर वक्त उन्हें चिढ़ाते रहते हैं। कुछ बोलेगी तो फिर आपको बुरा लग जाता है। नहीं लगता है बुरा, बस उसे दिखाने के लिए मैं बुरा मान जाता हूँ। बाकी तुम भी पहले अपनी मम्मा की तरह ही थी। फिर पता नहीं तुम्हारी हृदय परिवर्तन कैसे होगा और तुम मेरी जैसी हो गई। एक एक्सीडेंट ने तुम्हारा दिमाग ही बदल दिया। मतलब यही कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मा की जैसी थी। चुलबुली सी, नटखट सी, हर बात में इन्वॉल्व होने वाली, जैसे कि परी। हाँ, सेम जैसे वो बच्ची परी है ना, वैसे ही तुम थी। तभी तो तुम दोनों की दोस्ती हुई थी। तब तो ठीक है डैडा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, कम से कम उसकी तरह मैं पागल तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कहते बच्चा, जाओ चेंज कर लो। बस डैडा, आप नीचे जाइए, मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। जल्दी आ जाओ। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर लो। सोफी नज़र घुमाकर अपनी मोबाइल की तरफ देखती है। नहीं डैडा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। आप बस हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करना। तुम पर ट्रस्ट नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? जल्दी से आ जाओ नीचे। कुशाल उसके बालों को सहलाते हुए नीचे चला जाता है। सोफी झट से कोट के नीचे से अपना मोबाइल निकालती है। मोबाइल खोलकर देखती है तो पूरे स्क्रीन पर मैसेज ही था। जाने मन, मेरी यादों में खो गई क्या? मुझे इतना मत याद करो, नहीं तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बेबी, बोल क्यों नहीं रही हो? कोई कमरे में आ गया है क्या? तुम लेट नाइट कॉल करना, हम अच्छे से बात करेंगे। नहीं तो एक काम करना, वीडियो कॉल करना। तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए, अच्छे से देखूंगा। सामने से तो मिल नहीं सकते हैं, वीडियो कॉल पर तो बात कर ही सकते हैं ना। दूसरी तरफ सोफी भी मैसेज टाइप हो रहा था। सोफी को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है। वो भी मैसेज टाइप करने लग जाती है। शरद, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे क्या लिखूं, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं।
मेरी नज़रों में जो आपके लिए इज्जत और रिस्पेक्ट थी ना, आज सारी ख़त्म हो गई है। मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ। अगर आपने दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं नीरज अंकल से और डैडा से बात करूँगी, सबको बता दूँगी, और फिर जो तमाशा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। बाय। सेंड। सोफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज करके चैन की सांस लेती है, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षिता उसके मैसेज पढ़कर होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये देवी तो बवाल मचाने पर तैयार हो गई। घर वालों को पता लगा तो शरद के साथ साथ मुझे भी सूली पर लटका देंगे। परी, तुम्हारा काम नहीं हुआ है क्या? मोबाइल देना। शरद अपना मोबाइल लेने के लिए उसके कमरे में आता है। हाँ हाँ पाई, बस हो गया। लेकिन ऐसा कौन सा काम है तू 1 घंटे से कर रही है, दिखाना जरा। फ़ोन सबमिट तो 5 मिनट में हो जाता है। भाई 1 मिनट दीजिए ना। परीक्षिता जल्दी से मैसेज टाइप कर दिए। सोफ़ी लिसन टू मी, तब से मैसेज पे मैं कर रही थी, शरद भाई नहीं, इसलिए प्लीज़ भाई को गलत मत समझना और ब्लॉक मत करना। मैं बस तेरे साथ प्रैंक कर रही थी, और अगर तुझे बुरा लगा हो तो फिर भी सॉरी नहीं बोलूँगी, इतना तो मैं हक रखती हूँ। परीक्षिता का मैसेज पढ़कर सोफ़ी का खून गर्म हो जाता है। वो तुरंत फ़ोन मिला देती है। शरद अपने फ़ोन पर सोफ़ी का नंबर का फ़ोन आते हुए देखकर हैरान हो जाता है। देखा किसका फ़ोन आ रहा है? भाई, मैं बात करती हूँ ना। अरे वो मेरे मोबाइल पर फ़ोन करे तो उसे मुझसे काम होगा ना, दिखा। शरद उसके हाथों से फ़ोन छीनकर रिसीव कर लेता है। सोफ़ी, तुम्हारे लिए हर चीज़ मजाक होता है ना? तुम्हें पता है इस आधे घंटे में मेरी हालत कैसी हो गई थी? शरद को मैंने कितना गलत समझ लिया था, तुम्हें पता है? परी, अब हम छोटे नहीं है, तू हर वक्त बचपना करती रहती है। शरद के हेलो बोलने से पहले ही सोफ़ी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्या किया है इसने? शरद का आवाज़ सुनकर सोफ़ी के हाथ फिर से कांप जाते हैं। कि कुछ नहीं। वो जल्दी से फ़ोन काट देती है। ये सही है, दोनों भाई बहन मुझे पागल करके छोड़ देंगे। कभी फ़ोन इसके हाथ में रहता है तो कभी फ़ोन इनके हाथ में रहता है। सोफ़ी, शिखा के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो नीचे भागती है। तूने क्या किया? शरद सामने देखता है तो कोई नहीं था। शरद अपने मोबाइल में देखता है और एक एक करके मैसेज पढ़ता है। जैसे जैसे वो मैसेज को पढ़ते जाता उसका खून उबलता जा रहा था। उसे ही पता था आज तू बचेगी नहीं, परी की बच्ची। रुक। शरद परीक्षिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे जल्द ही नए भाग के साथ, और नया भाग तभी आएगा जब मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग नया भाग कब सुनना चाहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी जल्दी से सुनना है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। और हाँ, स्किप मत कीजिए कहानी को, क्योंकि फिर बाद में आपको कहानी समझ नहीं आएगी कि कहाँ पे क्या हुआ था। कोई सा भी पार्ट होता है वो बाद के लीड से जुड़ा होता है, इसलिए कहानी को कहीं भी स्किप मत कीजिए, पूरी सुनिए तभी आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।